कभी भी अगर जंगल में लगती है आग, कभी भी अगर जंगल में लगती है आग, तो ये बकरियां क्या करती हैं? तुरंत पुल को क्रॉस करके जाती हैं भाग। अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो भाई रटाने से कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम, रटाने से घंटा कुछ ना उखाड़ पाओगे। केमिस्ट्री को पढ़ना है तो भाई नए नए तरीके खोजो, उसको समा जाओ, उसको जब सीखने बैठो तो उसकी बारीकियों में समा जाओ, खो जाओ उसमें कि भाई केमिस्ट्री है क्या। तो देखो केमिस्ट्री कतई मक्खन हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने की कोशिश की है, हमारा क्लास 12th का विलियन चैप्टर के जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किए गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। और आज का वीडियो विलियन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम सीखने वाले हैं बाष्प दाब के बारे में, बाष्प दाब का अवनमन और बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन। इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज हम सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। ऐसा तरीका लेकर आया हूं भाई, ऐसा तरीका लेकर आया हूं, अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो बहुत ही मजे के साथ सीख के चले जाओगे। इतने सरल तरीके से सिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है? तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाष्प दाब। बाष्प दाब जिसे कहते हैं वेपर प्रेशर। देखो भाई, बाष्प दाब क्या होता है? बाष्प दाब क्या होता है इसको बहुत ही आसान तरीके से समझिए। बाष्प दाब के बारे में कैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से, फिर हम इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। देखो भाई, एक ये पात्र है, इसमें हमने भर लिया है जल। क्या भर लिया इसमें हमने? जल भर लिया। ये कोई सा भी द्रव भर लीजिए, कोई सा भी द्रव ले लो, जल नहीं तो कोई सा भी द्रव ले लो। नॉर्मली जल मिल जाता है घर पर तो आप आसानी से ले सकते हो। हमने भर लिया इसमें जल और इसके नीचे हमने लगा दी है, क्या लगा दी इसके नीचे? सस्ती वाली आगी। अब जब हमने इसके नीचे आग लगा दी तो आग लगाते ही क्या होगा भाई? द्रव में द्रव के अणु भी होंगे ना, द्रव में द्रव पे क्या रहे होंगे? इस तरीके से द्रव के अणु होंगे, पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि H2O के जितने भी सारे होंगे वो इस तरीके से होंगे। अच्छा, गैस होती है, गैस सभी दिशाओं में गति करती है। उसी तरीके से ये जो जल के अणु होते हैं ना, ये भी सभी दिशाओं में गति करते हैं। सपोज कोई इधर गति करता होगा, कोई इधर गति करता होगा, कोई इधर गति करता होगा, कोई इधर करता होगा, कोई इधर करता होगा। जिधर जिसका मन करेगा वो उधर गति कर लेगा। चारों दिशाओं में ये सभी दिशाओं में आराम से गति करते रहते हैं। अच्छा, अब क्या सीन हुआ यहां पर? जब ये गति कर रहे हैं, अब क्या सीन हुआ कि भाई आगी से जब आग लग रही है तो तपन होती है ना। अब नीचे के अणु क्या होंगे? कुछ अणु ऐसे होंगे जो गर्म पड़कर आग के संपर्क में आकर जो तली में होंगे, गर्म पड़कर क्या करेंगे? उनका वेग यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या करेगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इससे द्रव की गर्म सतह से दूर की ओर भागने लगेंगे। किधर की ओर भागने लगेंगे? दूर की ओर भागने लगेंगे और निकल के यूं करके ऊपर पहुंचने लगेंगे। अब जो द्रव के अणु सतह पर थे वो यहां पहुंचने लगे, इस तरीके से पहुंच गए। अब ये जो पहुंचे ये अभी किस अवस्था में आ गए? द्रव अवस्था से ये आ गए बाष्प अवस्था में। अब ये अभी क्या है? अभी ये है बाष्प, क्योंकि ये द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हम बाष्प नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है? बाष्प दाब। अच्छा, बाष्प दाब क्या होगा भैया? अब जब ये ऊपर आ गए तो भैया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है तो वो वापस नीचे भी आती है नहीं आती है? तो वापस नीचे भी आती है। अब जब ये ऊपर गए हैं तो वापस नीचे भी गिरेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? ये भैया आग से जल के भाग के आए हैं तो ये वापस आग में क्यों गिरेंगे जाकर? तो ये क्या करते हैं? अपने आप को उस आगी से जिससे ये डर कर भागे हैं उससे दूर रखने के लिए उसकी ओर यूं करके पुश करके क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं? नीचे ये जो द्रव की सतह है, क्या है? ये द्रव की सतह है, द्रव की सतह। तो द्रव की सतह पर क्या करते हैं? ये नीचे की ओर यूं करके नीचे की ओर दाब डालते हैं। नीचे की ओर क्या कर रहा है? दाब डालना है। तो भैया देखो, बाष्प और दाब मतलब बाष्प के
द्वारा और क्या लगाया गया दाब क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। यही तो हमें पढ़ना था। तो बाष्प दाब क्या होता है? बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बाष्प दाब की परिभाषा। मैं इसके बारे में अभी आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो उसे पढ़ने से पहले देखो, सतह ये थी ना, सतह पर इस तरीके से बाष्प है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, अब कोई यहां पर है। ये क्या कर रही है? इस पर क्या डाल रही है? दाब डाल रही है। इस पर दाब डाल रही है। दाब क्या डाल रही है भाई? दाब। ये चीज आपने नोटिस कर रहा। अब जब आप पानी वगैरह को घर पे गर्म करो तो इस चीज को नोटिस करना। जब ये इस पर दाब डाल रही हैं तो इसकी रेखा जहां जहां से दाब पड़ेगा वो ऐसे करके, जहां से भी दाब आएगा, सपोज यहां पे दाब है तो ये ऐसे करके झुक जाएगी, यहां पे दाब है ये ऐसे करके झुक जाएगी, ये ऐसे करके झुक जाएगी, ये ऐसे करके झुक जाएगी और ये ऐसे कर झुक जाएगी। जिसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी की सतह इस तरीके से दिखने लगती है। कहीं से उठी कहीं से गिरी, कहीं से उठी कहीं से गिरी। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि भैया जहां जहां से दाब लग रहा वहां की सतह क्या हो रही है? थोड़ा सा नीचे की ओर चली जा रही। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको याद रखिएगा। ये घरेलू में दिखती है। तो थोड़ा सा आप पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूं कि क्या करना है। ठीक है बेटा, हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं आपको, इस डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा करके और डिटेल में कैसे लिख सकते हो वो चीज मैं यहां पर पहले लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा फटाफट से। ठीक है, देखिए भाई ये लिखा है मैंने, इसको और डिटेल में कैसे लिख सकते हो? अगर आपको इजीली बताना है तो किसी से ही बोल सकते हो, बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। आप चाहते हो आप कि आप इस चीज को और डिटेल में समझा सको, तो और डिटेल में कैसे समझाओगे? देखो भाई सिंपल सा है, द्रव के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। जिसकी गतिज ऊर्जा या जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है वह द्रव की सतह को छोड़ देते हैं और ऊपर जाकर किसमें बदल जाते हैं? बाष्प में बदल जाते हैं। यही बाष्प शेष द्रव की सतह पर जो दाब डालती है उस दाब को ही क्या कहते हैं? बाष्प दाब कहते हैं। बाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर यह बढ़ता है। ऐसे कैसे? अगर मैं यहां पर ताप बढ़ा दूं, ठीक है, मैं यहां पर ताप बढ़ा दूं तो भैया इसमें से कुछ अणु और होंगे, वो भी कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे और बाष्प में बदल जाएंगे, और वो भी नीचे की ओर क्या करना लगेंगे? दाब डालने लगेंगे। तो इस तरीके से बाष्प दाब में क्या हो जाती है? गिरोथ हो जाती है और बाष्प दाब बढ़ जाता है ताप बढ़ने से। अगर ताप कम करोगे तो ये अणु कम ऊपर जाएंगे, जिससे बाष्प दाब कैसा रहेगा? कम, क्योंकि जब बाष्प कम तो बाष्प दाब भी कम रहेगा। इतनी बात को फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं इसके बारे में मजेदार। देखिए ये एक सवाल है, इस सवाल को हमें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? बाष्प दाब से ही लिंक है। जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? ठीक है, अक्सर ये बात पूछी जाती है कि भाई किसी विलायक में हमने क्या मिला दिया? अबाष्पशील विलय मिला दिया, ऐसा पदार्थ जो बाष्प में कन्वर्ट ना हो, तो बाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। मैं इसको आपको केवल डायग्राम से समझाऊंगा, डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। देखिए ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये अभी तो क्या है? विलायक है। ठीक है, ये क्या है? अभी कोई भी विलायक है तो भैया इसके नीचे क्या लगा दी हमने? इसके नीचे लगा दी हमने आगी। तो सस्ती वाली लकड़ियां बीलनी फटाफट बाहर से और आगी लगा दी, है नहीं है? जैसे सर्दियों वगैरह में लगाते हैं। अब आगी लगाने के बाद में क्या करा भैया? बर्तन को उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब बर्तन को चढ़ाने के बाद में भाई द्रव के अणुओं की, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, द्रव के अणु होंगे इसके अंदर इस तरीके से द्रव के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऊपर की ओर जो जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी वो क्या करेंगे? द्रव की सतह को छोड़कर किसमें बदलने लगेंगे? बाष्प में बदलने लगेंगे। अब ये बाष्प में बदलने लगे,
अब यही पदार्थ क्या करेगा भाई, इस पे दाब लगाने लगेगा, जो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बाष्प दाब बन जाएगा। अच्छा हमने क्या करा, दूसरा स्टेप हमने ये करा, हमने इसमें मिला दिया अबाष्पशील पदार्थ, हमने इसमें मिला दिया अबाष्पशील पदार्थ। यार चीनी या नमक मिला देना, देख लेना घर पर मिलाकर, चीनी या नमक मिला दिया, चीनी या नमक मिला दिया, और इसमें यूं करके मिला दिया, ठीक है। अब इसमें चीनी या नमक मिला दिया। अब चीनी या नमक जब मिलाया तो भैया वो भी तो सतह पर आया होगा ना, इस तरीके से। अब मान लो ये अबाष्पशील विलय के क्या हैं, अणु हैं, क्योंकि चीनी और उसके जो अणु होते हैं ना, वो इनके अणुओं से कैसे होते हैं, थोड़े से आकार में बड़े होते हैं। अब जब ये आकार में बड़े हैं तो ये इन निकलने वाले अणुओं क्या करेंगे, सपोज यहां जल का अणु आया तो भैया निकल के यहां से जाना चाह रहा था, रास्ते में आ गया चीनी का अणु, तो चीनी का अणु क्या करेगा, जल के अणु को वहीं के वहीं रोक देगा और उसे ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस कारण जब हमने चीनी मिलाई तो ढेर सारे अणु क्या करेंगे, चीनी के जल के उन अणुओं को रोक लेंगे जो बाहर निकल कर जा रहे थे और बाष्प बन रहे थे, ठीक है। अब जब वो बाहर निकल ही नहीं पाए, बाष्प ही कम हो गई। बाष्प कैसी हो गई, कम। जब बाष्प कम हो गई तो लग रहा बाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में थ्योरी लिखना चाहते हो तो थ्योरी ऐसे करके लिख सकते हो कि भाई जब किसी विलायक में कोई, सुन लो और लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील पदार्थ या विलय मिलाया जाता है तो विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति, मतलब बाहर निकलने की क्षमता कह सकते हो आप, कम हो जाती है, जिससे बाष्प दाब घट जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे करके नहीं समझ में आ रहा, लीजिए मैं अभी आपको समझाता हूं। भाई आप शेर के बारे में जानते हो, शेर, और हिरन के बारे में भी जानते होगे, या शेर ले लो हिरन ले लो, ठीक है, हिरन के बारे में भी जानते होगे, या शेर के साथ में ले लो बकरी ले लो, बकरी ले लो, हटाओ, शेर और बकरी ले लो। क्या हुआ भाई, ये एक जंगल है, ये एक क्या है, जंगल है। इस जंगल में एक नदी बहती है, ये क्या है, ये आपका जंगल है, और इस जंगल में क्या बह रही है, इस जंगल में एक नदी बह रही है। इस नदी के पार जाने के लिए एक यहां पर इस तरीके से पुल है, नदी के पार जाने के लिए इस तरीके से यहां पर क्या है, पुल है, इस तरीके से पुल बना है। भाई यहां पर एक शेर रहता है, कौन रहता है भाई, एक शेर रहता है यहां पे, कौन रहता है, ये क्या है, एक शेर रहता है। और यहां पर ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में ये जो डॉटेड दिख रहे हैं, डॉटेड, ये जो डॉटेड रास्ते दिख रहे हैं, ये हैं आपकी बकरियां, ठीक है, ये हैं आपकी बकरियां। और इस झुंड में 15 बकरियां हैं, इस झुंड में 15 बकरियां हैं। ये क्या करती हैं, कभी भी अगर जंगल में लगती है आग, कभी भी अगर जंगल में लगती है आग, तो ये बकरियां क्या करती हैं, तुरंत पुल को क्रॉस करके जाती हैं भाग, तुरंत पुल को क्रॉस करके जाती हैं भाग। अब अभी समझने की कोशिश करिए, भाई इनके पीछे आग लगी, ये अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, पुल को क्रॉस करके नदी के दूसरी ओर आ गए, तो भाई अब ये सेफ है। अच्छा जल के अणु भी तो यही कर रहे हैं, जब आग लग रही है वो जल की सतह को छोड़कर ऊपर चले जा रहे हैं। अब अगर ये इधर आ गए, जब ये इधर आ रही थी, क्या आप यहां पर पुल पर खड़े हो जाओ, ये क्या हो भाई, सपोज ये आप हो, आप यहां पुल पर खड़े हो जाओ और आप इन बकरियों को वापस भगाओ, तो क्या वो वापस चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। अगर आप डंडे लेकर भी यूं कर रोकोगे ना उन्हें, आपने एक डंडा पकड़ लिया और यहां लगा दिया और डंडे को पुश कर रहे हो कि बकरियां जो आ रही हैं मैं उन्हें इधर नहीं आने दूंगा, तो बकरियां आपकी ओर क्या करेंगी, धक्का लगाएंगी। और जब बकरियां आपकी ओर धक्का लगाएंगी तो आप क्या करोगे, पीछे को हटोगे, आपके ऊपर दाब पड़ेगा, तो बकरियां आपके ऊपर क्या डाल रही हैं, दाब डाल रही हैं। अब बकरी अगर बाष्प है, आग से दूर भाग कर आई है, तो बकरियां क्या कर रही हैं, उधर आपकी ओर वापस ना जाने के लिए दाब डाल रही हैं, जो दाब क्या कहलाएगा उस समय पर, बाष्प दाब कहलाएगा। अब सीन क्या हुआ, आदमी से तो नहीं भाग रही थी, सीन क्या हुआ भैया, ये जो शेर है ये आ गया इनके रास्ते में,
शेर आके खड़ा हो गया पुल के पास। शेर ने देखा कि भैया बकरियां भाग रही हैं, आग लगी है, बकरियां भाग रही हैं, तो क्यों ना इन बकरियों से को खाकर आज अपना पेट भरा जाए। शेर आकर खड़ा हो गया रास्ते में पुल के पास। शेर ने देखा भाई रोज ये आती हैं, पुल से भाग जाती हैं। अब शेर आकर खड़ा हो गया पुल के पास और शेर ने क्या करा, बकरियां जब भागती हुई आई, अच्छा शेर एक है, बकरी कितनी है 15, तो शेर क्या करेगा, शेर किसी एक ही बकरी को तो रोक सकता है। तो शेर ने क्या करा, मान लो एक बकरी पकड़ ली, शेर ने ये वाली एक बकरी शेर ने पकड़ ली, एक बकरी शेर ने पकड़ ली। जब बकरी शेर ने पकड़ी तो एक ही तो कम हुई, क्या सबको रोक देगा? अरे भाई एक ही को रोक सकता है एक बार में, तो 14 बकरियां क्या करेंगी, फटाफट पुल क्रॉस कर लेंगी। तो बाष्प अभी भी निकली लेकिन एक बकरी कम हो गई, मतलब बाष्प दाब में थोड़ी सी कमी आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई। और यहां पर जो शेर ने वर्क करा, तो शेर ने कैसा वर्क करा, अबाष्पशील वाला। ये आग से डरकर भागा नहीं, इसने उस आग के फायदे में, उस आग से लगे मतलब उस आग से होने वाले नुकसान में अपना फायदा ढूंढ लिया, बकरी को खाकर अपना पेट भर लिया। सेम चीज तो भाई जो ये चीज है, यही सब तो इसमें घट रहा है। वो निकल के बाहर भाग रहे हैं, बकरियां हैं ये बाहर निकल के भाग रही हैं, रोज क्रॉस कर रही हैं। भाई ये शेर आ गए, ये शेर आ गए, क्या करेंगे, एक एक बकरी को दबोच लेंगे। और विलय हमने कैसा मिलाया है, बाद में मिलाया ना, विलय की मात्रा कम होती है। अगर आप विलय यही बहुत ज्यादा कर दो तो बाष्प निकलना ही खत्म हो जाएगी, तो बाष्प दाब 0 हो जाएगा। अगर विलायक की मात्रा बहुत कम कर दी जाए, ठीक है भाई, इसको आजमा कर देख लेना घर पे। एक पानी लो, पानी में क्या करो, बहुत ढेर सारी चीनी डाल दो, और पानी लो आधा गिलास, चीनी ले लो 2 गिलास, तो क्या बाष्प निकल पाएगी? भाई चीनी बहुत सारी हो गई, जल के अणु दब जाएंगे। इसी तरीके से ये 15 बकरियां हैं, अगर यहां पे मैं शेर ला के छोड़ दो अगर यहां पर शेर छोड़ दिए 30, तो भैया वो सारी की सारी बकरियों को खा जाएंगे। बाहर पहुंचेगी कौन सी, तो बाष्प निकलेगी नहीं। जब बकरी पार ही नहीं निकलेगी तो बाष्प नहीं निकलेगी। जब बाष्प नहीं निकलेगी तो आदमी जो धक्का लगा रहा था वो लगाएगा किसे? और जब धक्का ही नहीं लगाने वाला कोई है, वापस बकरियां पीछे की ओर धक्का लगाएंगी ही नहीं, तो दाब ही ना बचेगा, तो बाष्प दाब कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया तो फटाफट से यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक ठोको, शेयर करो, और यार साथियों के साथ में पहुंचा दो, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। कभी किसी ने आपको केमिस्ट्री में शेर बकरी का एग्जाम्पल देके नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा यार भाई, जहन में तुम्हारे चीजें घुसा दूंगा। साला ऐसा लगेगा कील पकड़ के सबने ठोक दिया है, क्या करा है, कील पकड़ के सबने ठोक दिया है हमारे भेजे के अंदर, कभी भी ना भूलोगे। तो फटाफट से भाई क्या करो, इसे जो भी आपको नोट करना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक अभी हमें पढ़ना है बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन। एक टॉपिक हमें पढ़ना है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राउल्ट के नियम में बहुत काम में आता है। जो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम पर, तो उसमें ये बहुत काम में आएगा। देखिए अब क्या करना है, बाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन का मतलब होता है कमी, मतलब बाष्प दाब में कमी होना। तो जो चीज मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाई वो ही तो बाष्प दाब का अवनमन था। कैसे, थोड़ा सा और समझिए भाई। ये पात्र है, इसमें जल भरा, जल भरा। अब इसमें जब जल भरा, मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं बहुत ही अच्छे से, तो चीजों को फटाफट से जहन में बसा लीजिए। अब देखिए मैंने क्या करा, इसके नीचे लगा दी आग। जैसे ही आग लगाऊंगा भैया क्या निकलेगी इसमें से निकलेगी बाष्प। अब ये बाष्प निकलने लगी। मैंने क्या करा, यदि मान लो अभी ये विलायक है, अभी ये क्या है, विलायक है, मैंने विलायक का बाष्प दाब मान लिया P0। क्या मान लिया, P0। और विलायक का बाष्प दाब अभी कैसा होगा, ज्यादा होगा ना। सपोज मैंने मान लिया इसका बाष्प दाब जो है वो 15 है, बाष्प दाब कितना है, 15 है, अभी ज्यादा है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें दूसरा स्टेप करा, मैंने इसमें मिला दिया कोई अबाष्पशील विलय, कोई अबाष्पशील विलय। जब मैंने इसमें कोई अबाष्पशील विलय मिलाया, वो क्या करेंगे, उसके अणु आकर
भाई पीछे डिटेल में समझाया है, उसका रास्ता रोकेंगे और जो बाष्प निकल रही थी अब वो बाष्प कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बाष्प कम हो जाएगी तो ये टोटल क्या है, विलय मिलने के बाद विलयन, और विलयन का बाष्प दाब मैंने माना PS, तो जो विलयन का बाष्प दाब होगा, जो विलयन का बाष्प दाब होगा अब वो कैसा होगा, कम, क्योंकि उसमें क्या मिला है, अबाष्पशील विलय मिला है। तो सपोज ये रह गया 10, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन। तो भैया देखो बाष्प दाब का अवनमन, यहीं से आपका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। बाष्प दाब का अवनमन, विलायक ये क्या है, विलयन, और ये क्या है, विलायक। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, तो ज्यादा वाला कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा विलायक का बाष्प दाब माइनस में विलयन का बाष्प दाब, और विलायक वाले को हमने माना क्या है, P0, तो माइनस PS, और ये आपका होता है बाष्प दाब का अवनमन। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो इसकी थ्योरी लिख दो, अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो देखो थ्योरी लिख देते हैं इसकी फटाफट से। इसकी थ्योरी यहां पर देखिए, मैं इधर को थ्योरी लिख देता हूं इसकी, पहले से नोट कर लीजिएगा फिर इसकी थ्योरी नोट कर लीजिएगा, मैं इधर आगे की ओर लिख देता हूं थ्योरी, ठीक है। देखिए थ्योरी क्या है इसकी, देखो किसका अंतर है, विलायक और माइनस विलयन। विलायक, देखिए भाई क्या है, सिंपल सी छोटी सी परिभाषा, विलायक के बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। विलायक के बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मतलब कमी कभी भी निकालना है, विलायक वाले में से विलयन वाले को घटा दीजिए, जो अंतर निकल कर आएगा। जैसे हमने यहां पर क्या माना था, हमने यहां पर माना था विलयन का 10 विलायक का 15, तो 15 माइनस 10 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5, तो ये ही क्या हुई, 5 की कमी हुई है। तो बाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ है, 5 का अवनमन हुआ है। इस केस में जो मैंने एग्जाम्पल माना था उसे लिख के और आप इसको नोट कर लीजिएगा बॉक्स में करके, ये चीज, ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला जिससे हम बाष्प दाब का अवनमन निकालते हैं। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। तो मैं इसी में आपको फटाफट से बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी समझा दूं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, बाष्प दाब के अवनमन, बाष्प दाब के अवनमन। अभी मैंने आपको यहां पर पढ़ाया P0 माइनस PS, तो P0 माइनस PS तथा विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या बोला है, बाष्प दाब के अवनमन, तो P0 माइनस PS तथा किसका अंतर, विलायक के बाष्प दाब, और विलायक का क्या है P0, अभी पीछे पड़ा है, तो ये आपका हो गया बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो भाई रटाने से कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम, रटने रटाने से घंटा कुछ ना उखाड़ पाओगे। केमिस्ट्री को पढ़ना है तो भाई नए नए तरीके खोजो, उसको समा जाओ, उसको जब सीखने बैठो तो उसकी बारीकियों में समा जाओ, खो जाओ उसमें कि भाई केमिस्ट्री है क्या। तो देखो केमिस्ट्री कतई मक्खन हो जाएगी। फटाफट से जितने टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इनकी तैयारी कर लीजिएगा, और फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे राउल्ट का नियम डिटेल में, 0 to एडवांस लेवल। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।